कौन सा चैप्टर चालू है वो तो पता है ना कि भूल गए? पता है एटम। कल ये कंप्लीट किया था, शायद याद होगा। हाँ सर। याद है ना? चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। हमें एनर्जी का इक्वेशन फाइंड करना है। चलो, तो यहाँ पर जो एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे बेटा, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। So first of all we must find the value of potential energy and kinetic energy. चलो, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से। According to the Rutherford nuclear model of an atom, which is an electrical neutral sphere of a very small, massive and positively charged nucleus at the center, surrounding by the revolving electron in the respective stable orbits. कितना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है समझने के लिए। हमको पता है कि रुदरफोर्ड मॉडल ने अपने प्लानिटरी मॉडल में ऐसा बताया था कि कोई भी एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास कंसिडर करेंगे, और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ते नहीं है, वो ऑर्बिट में ही रहते हैं। तो मीनिंग क्या होगा बेटा कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में कोलम्बियन फोर्स लगेगा। वो कोलम्बियन फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में से निकल ना जाए। लाइक ऐसा, मैं यहाँ से पे ड्रॉ करता हूँ। मान लेते कि ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके अराउंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मैं इलेक्ट्रॉन इधर ड्रॉ करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, टूवर्ड सेंटर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, और दोनों के बीच में दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना भाई, कोलम्बियन फोर्स। Yes, sir. So the electrostatic force of attraction Fe between the revolving electron and the nucleus provides the requisite centripetal force to keep them in their orbit। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट में रखने के लिए कोलम्बियन फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हमारी कंडीशन बन गई कोलम्बियन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, हियर वी कंसिडर दिस इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर जो इक्वेशन है दैट इज पर्टिकुलर फॉर, हाँ, हाइड्रोजन एटम के लिए है। कोई भी एटम के लिए लिखना हो तो आप अंदर क्या कंसिडर करोगे, जेड कंसिडर करोगे, जेड। ठीक है, चलो, फॉर स्टेबल ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम Fe दैट इज इक्वल टू Fc। चलो, इसको एक काम करता हूँ बेटा, हम लोग इसको प्रूव करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। मैं नोटबुक में ही लिखता हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से उसको कंसिडर करके समझ सको। चलो, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स लिख सकते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कोलम्बियन फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह पर 1/4πε0, Q1 की जगह पर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हाइड्रोजन है तो एक प्रोटॉन होगा तो उसका चार्ज भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होगा ना, E इंटू ई बाय आर स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा भाई? हाँ सर, लिख सकते हैं। इज इक्वल टू mv² बाय आर, वेर आर इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है,
ये इक्वेशन बनेगा 1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप mv स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। चलो तो हमारा इक्वेशन गया हाँ एम सर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4πε0 आर। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1। नाउ वी फाइंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के का इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर है ना हमारे पास, इसकी जगह पर लिखेंगे ई स्क्वायर बाई 4πε0 आर। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बन गया बेटा हमारे पास ई स्क्वायर बाई 8πε0 आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये काइनेटिक एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर। के की जगह पर 1/4πε0, Q1 की जगह पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर। हाँ चलो, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर हो गया। सो ये हो गया -1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 3। अभी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई बेटा। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है ई स्क्वायर बाय 8πε0 आर प्लस इसकी जगह पर -1/4πε0 ई स्क्वायर बाय आर। तो ई स्क्वायर बाय 8πε0 आर प्लस माइनस माइनस ई स्क्वायर बाय 4πε0 आर।
चलो क्या कॉमन आ सकता है बेटा? ई स्क्वायर बाई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन आ सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/2 -1 होगा ऐसा। हाँ सर। तो ये 1/2 में से 1 गया तो -1/2 बचेगा बेटा। तो ये लिख सकते हैं माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसा लिख सकते हैं भाई। यस सर। ये -1/2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ई। अभी देखो एक सम के लिए एक रिलेशन मैं आपको बना के देता हूँ, वो एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का बेटा ये इक्वेशन है, पोटेंशियल एनर्जी का ये इक्वेशन है। तो तीनों इक्वेशन को देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और टोटल एनर्जी का इक्वेशन है माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बन सकता है? ये ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी? क्या लिख सकते हो? दोनों इक्वेशन में कुछ फर्क दिख रहा है? सर माइनस का ही है फर्क। हाँ, माइनस का ही तो फर्क है। मतलब यहाँ पर ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? के लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर मैं ई डेट इज इक्वल टू माइनस के लिख सकता हूँ। हाँ सर। और एल्स मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी लिख सकता हूँ। तो ये ई और के बीच का रिलेशन बन गया। क्लियर? हाँ सर। बाकी के हुनर सो गए क्या नौजवानों? नो सर, क्या नो सर? नहीं सोए, जाग रहे। हाँ तो आंसर दे सकते हो ना बेटा कि मुंह में मावा भरा है। नहीं नहीं सर, सर। हाँ बोल रही हूँ। हाँ तो ठीक है, बेटा सुबह सुबह कौन मावा और सिगरेट चालू कर दिया भाई। चलो अभी हम लोग रिलेशन बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी के बीच में। टोटल एनर्जी का इक्वेशन है हमारे पास माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको मैं चेंज करता हूँ 1/2 इंटू माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकता हूँ ऐसा भाई। ये हाँ 4 सर टू लिख ज़ा सकते हैं सर। दिया। चलो तो ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यू। यू। इसकी जगह पर यू। तो ई डेट इज इक्वल टू, ये इसकी जगह पर u/2 लिख सकता हूँ भाई। हाँ सर। आप हो गया। तो u इज इक्वल टू 2e लिख सकता हूँ भाई। हम्म। अभी मैं e की जगह पर माइनस के भी लिखूं तो भी चल सकता है। हाँ सर। तो ये रिलेशन u इज इक्वल टू 2 और e की जगह पर माइनस के, माइनस की। तो u इज इक्वल टू -2k हो सकता है ये। हाँ सर। तो ऑल दीज आर द रिलेशन। ये e और k के बीच का रिलेशन, ये e और u के बीच का रिलेशन, और ये u और k के बीच का रिलेशन। ठीक है। यस सर। आपके पास नोटबुक है? हाँ सर है ना सर। तो मैं आपको सम दिखाता हूँ, सेम यही मेथड का है जो एक्सरसाइज में है। हाँ सर। तो आप इजीली कर सकते हो अब भी के अब भी। ओके सर। चलो ये आ गया इक्वेशन। अभी मुझे जो कराना है वो आपको एक सम कराना है। देखो सम नंबर 12.5।
The ground state energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energy of the electron in this state? टोटल हाँ, एनर्जी मतलब आपको E दे दिया गया है, तो अभी E की वैल्यू हो गई आपके पास, ये E आपको यहाँ पर दे दिया गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ E। अभी E और K के बीच का रिलेशन आपने अभी प्रूव किया, हाँ, K इक्वल टू माइनस K इक्वल टू माइनस E, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? Positive. पॉजिटिव 13.6 13.6, यस पॉजिटिव 13.6 हो जाएगी ना बेटा। K इक्वल टू क्या इक्वेशन Yes. है? माइनस E, ठीक है। तो ये वैल्यू माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगी प्लस, तो K की वैल्यू हो जाएगी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल हाँ, एनर्जी सर। U इक्वल टू 2E है ना हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हमने प्रूव किया था 2 इंटू टोटल एनर्जी। दोनों के आंसर, दोनों के फॉर्म में आप लिख सकते हो। हाँ सर। तो ये हो गया 2 इंटू E का आंसर है आपके पास माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13 टू ज़ा क्या हो गया 26 और 6 टू ज़ा 12, तो माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ, हो गया आंसर। हाँ, आ गया सर, चलो तो नोट में नीट नोट कर लो बेटा ये सम। कर लिया। Okay, sir. हो गया। Yes, sir. चलो ये 12.2 भी हो सकता है बेटा, तो कंप्लीट कर ही देते हैं जो टॉपिक कवर किया उससे। आपको ऐसा दिया गया है, सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपको चांस दिया जाता है यूजिंग थिन शीट ऑफ अ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ द गोल्ड फॉइल। एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था बेटा? गोल्ड फॉइल, लेकिन हमें लेना है यहाँ पर सॉलिड हाइड्रोजन लेना है, ठीक है। गोल्ड फॉइल की जगह पर सॉलिड हाइड्रोजन। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, कि आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है, ऐसा आपको बताना है। चलो पहले तो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको पता ही है कि अंदर न्यूट्रॉन तो होते नहीं है, एक ही प्रोटॉन होता है। एंड मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कितना, 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास क्या हो गया? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, और एक प्रोटॉन का मास कितना है बेटा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का मास क्या होगा? वो ही होगा ना, क्योंकि अंदर एक ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। क्लियर बेटा ये पॉइंट? Yes, sir. हाँ, ये हाइड्रोजन मान लेते बेटा, समझो ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ अंदर एक ही प्रोटॉन है, तो ये न्यूक्लियस का मास कितना होगा? जितना मास ऑफ प्रोटॉन होगा। हाँ, सर। सपोज 2 प्रोटॉन होते तो मैं 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करता, 10 प्रोटॉन होते तो 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करता। यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है, तो क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटम मास क्या लिखोगे? मास ऑफ प्रोटॉन ही लिखोगे ना। Yes, sir. हाँ सर। चलो अभी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में अल्फा का मास हमें फाइंड करना है 2He4, याद है ना? 2He4 अल्फा का कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? 2He4 याद है? अल्फा का मतलब क्या बेटा? 2He4 मतलब उसका एटॉमिक मास कितना है? 4 है ना। 4, हाँ सर। तो याद करो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, टोटल मास m इज इक्वल टू m इंटू ए। ये इक्वेशन हम लोगों ने न्यूक्लियस चैप्टर में पढ़ा है कि एक का मास m जितना होगा तो टोटल एटॉमिक मास फाइंड करना है तो इंटू ए करना पड़ेगा ना। हाँ सर। याद है?
हाँ सर याद है सर। हाँ चलो, अभी मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्स सेम ही है, तो मैं यहाँ पर टोटल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मुझे फाइंड करना है, तो क्या लिखूंगा 4 इंटू 1.67 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। 27 जो आएगा वो उसका आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा, तो आंसर कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम डज नॉट कंटेन does not contain neutron, it contains only one proton and its mass is 1.67 10 to the power minus 27 kg and hence mass of hydrogen nucleus is this। ठीक है, alpha particle is made up of 2 proton and 2 neutrons, so its mass of alpha particle is 4 into 1.67 10 to the power minus 27 kg, तो बन गया 6.68 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, अभी देखो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के मास के कंपैरिजन में हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास बहुत ज्यादा है कि नहीं? 4 टाइम्स ज्यादा है ना, 4 टाइम्स ज्यादा है ना। हाँ सर। तो मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पर कि ये हमारे पास समझो, ये हमारे पास वो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस, और ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल, अभी सोचो दोनों के मास में इतना डिफरेंस है, तो ये चीज़ यहाँ पर टकराएगी, तो जाहिर सी बात है कि भाई टेनिस के बॉल के साथ वो फुटबॉल टकराता है, ऐसा लिखेगा। हाँ सर। चाहे भले इसका भी कुछ मास है, पॉजिटिव चार्ज इसका भी, लेकिन इसका मास इतना ज़्यादा है कि ये इसको अंदर से पेनिट्रेट करके ऐसे निकल ही जाएगा उसको। ठीक है, ये इतना ज़्यादा फोर्स लगा नहीं सकता कि वो हाँ अपोजिट डायरेक्शन में वापस जाए। ठीक है, तो सपोज हम लोग हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो ये अल्फा पार्टिकल जो है वो उसके अंदर से पेनिट्रेट होके उसके पाथ में कोई डेविएशन आने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों के मास में बहुत वास्ट डिफरेंस है। अल्फा का मास इतना ज्यादा है कि वो हाइड्रोजन को खा जाएगा, ठीक है, कि उसके ऊपर से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक अ सिचुएशन लाइक यहाँ पर पड़ा है, ये जो है दैट इज द टेनिस बॉल एंड हियर दैट इज द फुटबॉल, इतना डिफरेंस लग रहा है। ठीक है भाई, तो ये अल्फा पार्टिकल वो अपने पाथ से विदाउट एनी डेविएशन वो ऐसे इजीली निकल सकता है, उसके ऊपर इतना रिपल्सिव फोर्स लगेगा ही नहीं कि वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो, तो द मास ऑफ स्कैटर अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, so it cannot be thrown back in head-on collision, but it will pass through the atom of hydrogen without deviating from its path। वो उसके path से without any deviation वो चला जाएगा। So this is the case where a football collide with a tennis ball, that is at rest, that is a one type of collision। पढ़ा था, याद है कुछ collision work energy power में? collision वाला टॉपिक कुछ याद है? collision ऐसा नाम सुना है? Yes, sir. हाँ सर पढ़ा था। हाँ सर पता है सर। हाँ, वो उसमें केसेस पढ़े थे कि भाई पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, दूसरा आता है। हाँ सर। हाँ सर हाँ बहुत लंबा लंबी थियरी थी। हाँ, बहुत लंबी थियरी थी वो। चलो, तो लिख लिया बेटा ये? हाँ सर लिख लिया सर। 12.2 लिख देना, जिसका बाकी है वो। चलो, हो गया सबका? Yes, sir. ओके, ये अभी कंप्लीट किया। ठीक है, चलो यहाँ पर एक हाँ चीज सर। मैं आपको बताता हूँ बेटा,
ये जो इक्वेशन आया अभी, जो हम लोगों ने टोटल एनर्जी का ये प्रूव किया, E² बाई माइनस E² बाई 8πε0r, ये नेगेटिव साइन जो यहाँ पर है बेटा, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड कंडीशन में है, दैट इज कॉल्ड इज बाइंडिंग एनर्जी। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जितनी नेगेटिव एनर्जी है उतनी ही हम लोग पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी वो ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा। मतलब जो भी बाउंडेड कंडीशन में है, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर ये चीज मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ बेटा। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। This implies the fact that the electron is bound to the nucleus. If total energy were positive, मतलब आप उसको बाहर से जितनी एनर्जी उसकी बाउंडेड है उतनी ही आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हो और टोटल एनर्जी जीरो करते हो, सो एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट अलाउ टू क्लोज ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब समझो बेटा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मानो कि भाई मेरे पास जो एनर्जी है वो 13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये अभी कौन सी कंडीशन में है? बाउंडेड कंडीशन में। मुझे इसको फ्री करना है तो मैं उसको बाहर से एक्सटर्नली कितनी एनर्जी दूंगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दूंगा, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। इफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, देन दैट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Yes, sir. ओके। यस सर। तो इसमें जब भी इक्वेशन बेटा एग्जाम में आता है और ये प्रूव करते हो, तो ये नेगेटिव साइन का आपको मेंशन करना जरूरी ही है, कैसे भी करके, वो आपको भूलना नहीं है। क्योंकि एग्जाम में शायद क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, डिराइव द इक्वेशन ऑफ बाउंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो भी यही लिखना है। क्लियर? चलो, ओके सर। चलो, एक्सप्लेन द इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहले तो इमिशन मतलब क्या बेटा, ये किसी को पता है? जो भी अपनी लैंग्वेज में आप बताना चाहते हो तो बताओ थोड़ा, आप थोड़ा दिमाग को जोर दो। व्हाट इज इमिशन एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इमिशन तो हम लोगों ने पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन बोलो बेटा। સર એબ્ઝોર્પ્શન એટલે કોઈ પણ સર્વિસ બીજી સર્વિસમાં એબ્ઝોર્બ થાય. ધારો કે આપણે સ્પંચ લઈએ અને એને વોટરમાં મૂકીએ તો પાણી એબ્ઝોર્બ થાય છે એની સમ ક્વોન્ટિટી એની અંદર આવે છે. એટલે મીન્સ કે એબ્ઝોર્બ થયું એ एंड इमिशन मतलब रिलीज करना। હા वही એમિશન चीज मतलब आप આપણે જે સ્પંચને દબાઈ દઈએ તો જે પાણી નીકળે તે પછી એમિશન. हाँ, ठीक है, दिस इज द बेसिक एग्जांपल। अभी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन हमें पढ़ना है। तो समझो बेटा, हम लोगों ने न्यूक्लियस में क्या पढ़ा था कि वो अनस्टेबल कंडीशन में होता है, उसको स्टेबल कंडीशन में आना है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। याद आया कुछ? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर भी वही चीज है बेटा कि जब भी स्पेक्ट्रम बनता है, रेडिएशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेटा हायर लेवल स्टेट से जब भी लोअर लेवल स्टेट में जाता है, हायर लेवल स्टेट से लोअर लेवल स्टेट में जाता है, तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जाता है लोअर में, उसके पास है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, लेकिन वो उसको जाना है 30 पे जाना है। तो 30 पे पहुंचना है तो उसके पास 50 है, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इमिशन। एंड एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी है और उसको 50 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा है और कम में जाना है तो रिलीज करता है, तो इमिशन, और कम है और ज्यादा पे जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो। ठीक है, यस सर, यस सर।
चलो, तो ये चीज अभी आपको याद रखनी है बेटा, इमिशन मतलब क्या और एब्जॉर्प्शन मतलब क्या। चलो समझो। सो each element emits the radiation with different wavelength depending on its temperature। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं बेटा। शायद आपने सोडियम लैंप का नाम सुना हो, या तो चलो हेलोजन लैंप तो देखे ही होंगे आपने, हाँ सर, जो वो फोकस गर्म होते लगाते हैं फिर फोकस बड़े लगाते बड़े हैं उसकी। ग्राउंड में हाँ सर, लगाते हैं। देखे है सर, देखे है सर। चलो, वो जब भी यूज होता है बेटा, तो मानो कि 7 बजे फंक्शन चालू होने वाला है और आप हाँ सर, एग्जैक्ट तो सात उसको बजे 6:30 बजे चालू करना पड़ता है सर। 7 बजे ही फोकस चालू करोगे, तो हम्म। जाहिर सी बात है बेटा कि लाइट का इमिशन इतना जल्दी नहीं होगा, हाँ क्योंकि सर। हाँ उसमें जो सर। electron होंगे वो चार्ज नहीं होते। 6 बजे आप चालू कर दोगे तो 1 घंटे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इतने चार्ज हो जाते हैं कि 7 बजे उसकी फ्लैश अच्छे से बाहर आ सकती है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आप चालू करेंगे तो टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेटा उसका रेडिएशन चेंज होता रहता है। ठीक है। सो इमिट रेडिएशन विद डिफरेंट वेवलेंथ डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर। सेम ऐसी चीज बेटा सोडियम लैंप में भी होती है। सोडियम लैंप में से फाइनल आउटपुट येलो शेड का लाइट मिलता है, येलो शेड की लाइट मिलती है। लेकिन जब भी आप उसको पहले चालू करते हो तो ऑरेंज शेड बाहर आता है। लाइक हमारा सन में से कैसी फ्लैश आती है, सन जैसे राइज होता है तो ऑरेंज, धीरे 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 थोड़ा सर। येलो शेड आने लगता है। ठीक है। यस सर। चलो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको समझना है। when an atomic gas or vapor is excited at low pressure by passing an electric current through it, it emits the radiation has a spectrum which contains the certain specific wavelength only। अभी ये आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए कि बेटा सर ये एटॉमिक गैस और वेपर हम लोग ऐसे कैसे रख सकते हैं। तो याद करो, आपने सीआरटी का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब नाम तो सुना है बेटा, सीआरटी। हाँ सर, नाम सुना है। हाँ सर, केमिस्ट्री में। वैसा ही बेटा हमारे पास यहाँ पर एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब आती है। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब क्या, कि अंदर हम लोग एकदम वैक्यूम करते हैं, गैस फिलअप करते हैं। तो गैस पार्टिकल को जैसे हम लोग हाई टेंशन वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तो हाई टेंशन वोल्टेज प्रोवाइड करते करते अंदर धीरे धीरे जो गैस पार्टिकल है वो धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। ठीक है। चार्ज होने लगता है तो उसमें से क्या होता है बेटा, लाइट की इंटेंसिटी बाहर आती है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ डिस्चार्ज ट्यूब। कूलिज नामी के एक साइंटिस्ट था, कूलिज, कूलिज, अच्छा। नाम में लिखता हूँ, हाँ। कूलिज, कूलिज, कूलिज ने ऐसी ट्यूब बनाई थी विच इज यूज फॉर अ लेसर बीम। लेसर नाम तो सुना होगा। हाँ सर। हाँ, तो लेसर में क्या होता है, रेडिएशन ही होता है बेटा। आप जो बच्चों वाले जो खेलने की लेजर की बात करते हो, दैट इज द प्राइमरी लेवल। उसमें आप जैसे आप बटन पुश करते हो तो अंदर जो बटन सेल आते हैं। ठीक है। तो बटन सेल की वजह से अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे पावर जो अंदर जो छोटा गैस जो भरा होता है, मतलब थोड़ा गैस जो भरा होता है वो चार्ज तुरंत होने लगता है, तो उसका इमिशन होता है। तो आपको तुरंत बाहर लाइट वो फेंकता है। जैसे जैसे आपकी वो बटन सेल है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। हम्म। ठीक है। हाँ सर, पता है। हम्म। तो जब भी कोई भी एटॉमिक गैस और वेपर एक्साइटेड मोड पे हम लोग लेके आते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन वो बाहर फेंकता है। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द इमिशन। ठीक है। मानो इसका एक अच्छा एग्जांपल कि भाई आदित्य है, आदित्य नॉर्मली अभी बैठा है। हम लोग बोलते हैं आदित्य तू कितना बुरा है, आदित्य तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो धीरे धीरे उसको क्या होती जाएगी, अंदर खराब लगता जाएगा, अंदर गर्मी बढ़ती जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी वो एकदम गर्म हो जाएगा तो फिर गाली बोलना चालू कर देगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड इमिशन। कि पर्टिकुलर टाइम पे वो चार्ज इतना हो जाता है कि बाद में वो रेडिएशन बाहर करता ही करता है। ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल। क्लियर भाई। यस सर। हम्म। आज क्या कुछ हुआ है, कुछ कुछ एनर्जी लेवल बहुत कम लग रहा है। हाँ सर, कल हुआ था ना सर। क्या हुआ था भाई। 118 एफ बैंड सर।
वो है भाई, ऐप बंद हो गए भाई भाई उसमें अपने પબજી को भी क्या ગઈ है? સર. નહીં આમાંથી કેટલાક પબજી વાળા હે બેટા સર. પબજી વાળા હતા ને સર. ओ पबजी बंद हो गई, मतलब वो आज न्यूज में मैंने पढ़ा, सुबह अखबार में पहली हेडलाइन तो है हाँ सर. 118 एप्लीकेशन हाँ ने हाँ. पबजी बंद कर दी। સર પબજી સદમો બેન લાગ્યો हुई. છે એટલે બધાને. अरे मेरी बात सुनो भाई, ये कैम स्कैनर भी तो बंद होने वाली, तो मेरे मोबाइल में तो चलती ही चलती है अभी भी। એ તમે ડાઉનલોડ કરી રાખેલી છે ને ડાઉનલોડ એટલે. નહીં કરી ડાઉનલોડ કરી શકતા. રાખેલું હોય તો સર ચાલે જ છે. હવે નવું ડાઉનલોડ નહીં કરી શકતા તમે એમ છે. નવું ડાઉનલોડ નહીં કરી શકો. तो अभी उसका निकालना અને नहीं है અપડેટ નહીં मतलब। મળશે. જો અગર કેમ સ્કેનર નો અપડેટ આવ્યો ને તો પછી તમારી એપ બી બંધ થઈ જશે. ओके। हम्म। मतलब अभी अपडेट का मैसेज वैसेज कुछ भी है तो मुझे अपडेट नहीं करना है। અપડેટ નો મેસેજ આવશે ને તમે અપડેટ કરવા જશો ને તો બી નહીં થશે, એવું થશે. ओके। અપડેટ આવશે તો તમારું બંધ થઈ જશે સર એપ્લિકેશન. नहीं नहीं, तो मुझे नहीं करना है क्योंकि चालू रखना है भाई अभी। સર એનો બેકઅપ લઈ ચાઇના લેજો. વાળા તમારી જેટલી એપ્લિકેશન બધી આપણા ખુલ્લી યુઝ હોય ને માટે બહુ સારી એ સારી બધાની બનાવે છે. ફાઇલની બેકઅપ લઈ લેજો. નહીં તો અગર કેમ સ્કેનર ડિલીટ કરશો ને તો એની અંદરની ફાઇલ બી ચાલી જશે. ओके। ફાઇલ મેનેજરમાં હશે જ ને. क्या? हाँ फाइल मैनेजर में होगा ही ना। હા ફોલ્ડરમાં હશે કેમ સ્કેનરના. હા એટલે પેલા અબ્દુલ સાથે થયેલું છે, એને અચ્છા. બેકઅપ નહીં લીધેલું ને તો એનું બધું ચાલ્યું ગયું. અરે બાપરે. हाँ, वो तो है, चला जाएगा तो फिर दुख तो लगता ही है। હા સર. चलो, हाँ. so a spectrum of this kind is known as emission line spectrum, and the spectrum emitted by the atomic hydrogen is shown in this figure। यहाँ पर फिगर में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। देखो शायद आपने ये केमिस्ट्री में नाम सुना होगा, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड હા सीरीज। સર સુના है सर. ફ્રી. साइंटिस्ट तो सुना ही है, ठीक है। हम्म। चलो when white light passes through the gas, we find in transmitted line certain wavelength which is characteristic of an atom are absent। मतलब आपने व्हाइट लाइट पास की है गैस के अंदर और आपको कुछ स्पेक्ट्रम मिलता ही नहीं है, सिर्फ काला काला धब्बा ही दिखता है। सो सम ब्लैक लाइंस अपीयरिंग इन द स्पेक्ट्रम ऑफ स्कैटरिंग लाइट, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सिंपल एक बात बताऊं, आपने सबने ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन सबने देखा है। आप रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग देखते हो, रोड पे हाँ सर. जेब्रा क्रॉसिंग देखते हो ना, हाँ सर. व्हाइट कलर, फिर कहीं जगह पर ब्लैक कलर करता है, या तो रोड उतना ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ सर. तो व्हाइट कलर दैट इज द इमिशन एंड ब्लैक कलर दैट इज द एब्जॉर्प्शन। इमिशन एब्जॉर्प्शन, इमिशन एब्जॉर्प्शन, इमिशन एब्जॉर्प्शन, जहां पर कलर करते हैं दैट इज द कॉल इमिशन, एंड जहां पर कलर नहीं करते हैं वहां पर आप क्या बोल सकते हो, एब्जॉर्प्शन। सिंपल। तो यहाँ पर भी आप गैस वेपर, गैस हो या चाहे वेपर, उसके अंदर व्हाइट लाइट आप पास करते हो और आपको वो एटम के अंदर से कोई भी लाइट का इमिशन दिखता ही नहीं है, सिर्फ ब्लैक स्पॉट आपको दिखते हैं, ब्लैक लाइंस आपको दिखती है। सो दैट इज टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या होगा बेटा, कि आप कितना भी एक्सटर्नल फैक्टर उसको अप्लाई करते हो लेकिन वो चार्ज ही नहीं हो रहा है, चार्ज ही नहीं हो रहा है तो उसमें से इमिशन ही नहीं होगा, इमिशन नहीं होगा तो उसमें से आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, वो आपको ब्लैक ही दिखेगा। ठीक है, ये आपने टीवी पे भी देखा है बेटा कि टीवी का सप्लाई आप ऑन करते हो लेकिन अंदर जो पिक्चर ट्यूब आती है, पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन आती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन गन डिस्ट्रॉय हो गई है तो आपका टीवी का सप्लाई चालू रहेगा लेकिन टीवी की स्क्रीन पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। पिक्चर हाँ ट्यूब वाले टीवी जो पहले डब्बा टीवी आते थे उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इमिशन मतलब आपको लाइट की इंटेंसिटी मिलती है, एब्जॉर्प्शन मतलब विदाउट एनी लाइट, आपको कोई लाइट मिलेगी नहीं, सिर्फ काली काली स्पेक्ट्रम लाइन दिखेगी, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, क्लियर? यस हाँ सर. सर. चलो, नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज। सीरीज मतलब क्या, जैसे नेटफ्लिक्स पे आपने बहुत सारी सीरीज आपने देखी है, पार्ट 1 हाँ पार्ट सर. 2 पार्ट 3 आती है ना। हम्म. तो यहाँ पर भी मान लेते हैं, मैं एक साइंटिस्ट का नाम लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड बाय बामर सीरीज लेते हैं। तो बामर सीरीज का स्पेक्ट्रम इतना, यहाँ से यहाँ, तो ये उसकी इनिशियल लाइन, ये उसकी फाइनल लाइन, उसके बीच में भी उसको कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम तो मिलने ही वाला है।
So this is called the spectral series. Yes, sir. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल सीरीज. चलो 2 मिनट रुकना भाई, पानी पी के आता हूँ. ओके सर. बड़े बड़े नसीब से. चलो, स्पेक्ट्रल सीरीज. वैसे तो आप बहुत सीरीज देखते हो. The frequency of light emitted in a particular element would exhibit some regular pattern. Hydrogen is the simplest atom, so the frequency or the wavelength of lines of emitted radiation adjusting progressively, then spectrum is obtained and hydrogen has the simplest spectrum. सबसे बेसिक लेवल का हमारे पास एलिमेंट है कौन सा बेटा? हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन एटम को हम लोग थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फैक्टर कुछ अप्लाई करते हैं एनर्जी यार उसको, तो उसमें से अपने आप स्पेक्ट्रम की सीरीज बनती है. जैसे आप लोगों ने प्रिज्म में से व्हाइट लाइट हम लोग इंसिडेंट करते हैं तो क्या मिलता है? प्रिज्म के ऊपर एक साइड पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो दूसरी साइड पे क्या मिलता है? रेनबो. डेविएशन मिलते हैं बहुत से कलर्स. मतलब उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेटा. विबग्योर, हाँ, विबग्योर जो मिलता है ना. हाँ. हाँ, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय द पर्टिकुलर एलिमेंट. आपके पास कोई एलिमेंट है, उसमें से आप कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लाइट का इमिशन होता है, तो इमिशन क्यों होता है? तो उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो इतने चार्ज हो जाते हैं बेटा कि उसमें से स्पेक्ट्रम वो बाहर निकालता ही निकलता है. क्यों? क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि जब भी उसके बाद हायर एनर्जी लेवल होती है, मतलब अनस्टेबल मोड पे है, उसको स्टेबल मोड पे लाना है तो कैसे भी करके उसका उसमें से इमिशन होगा, तभी उसकी एनर्जी लेवल कम होगी. एंड कम होती जाएगी एनर्जी लेवल, तो धीरे 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 वो क्या हो जाएगा? स्टेबल मोड पे वो आ जाएगा. ठीक है, चलो. A specific set of lines can be formed according to the frequency or wavelength of lines obtained in the atom spectrum, and such group is called the spectral series. जैसे लाइमन सीरीज, तो लाइमन के अंदर भी बहुत सारी अल्फा बीटा गैमा ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रम अंदर मिलते हैं. ठीक है, फिर बामर सीरीज, तो बामर में भी अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ऑनवर्ड्स मिलते हैं. फिर ब्रैकेट सीरीज, तो उसमें भी अल्फा बीटा गैमा डेल्टा ऐसी सीरीज मिलती है पूरी. These lines in some of the hydrogen spectrum sets are shown in the figure. देखो यहाँ पर नीचे फिगर दी है तो आपको दिखेगा. देखो बामर सीरीज दिख रही है भाई. Yes. उसकी रेंज आपको दिखाई देती है 365 नैनोमीटर से 656 नैनोमीटर. मिला भाई? Yes, sir. फिर बाद में पास्टन सीरीज 820 नैनोमीटर से 1875 नैनोमीटर. दिस इज द सीरीज. पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं मिलती बेटा, उसके रेंज के अंदर मिलती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सीरीज. ठीक है,
चलो, द spacing between the lines within certain sets of hydrogen spectrum decreases in a regular way. तो आपको अंदर दिखेगा बेटा, चलो पास्टन सीरीज को थोड़ा अच्छे से देखो, तो पहली ब्लैक लाइन देखो कितनी ब्रॉड है, ठीक है। धीरे 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 उसकी ब्रॉडनेस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रॉडनेस कम होना? इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। मीनिंग इज दैट उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे आपकी उसकी क्या हो जाती है बेटा, कम होती जाती है, ठीक है। चलो, so the spacing between the lines within certain sets of hydrogen spectrum decreases in a regular way. Each of these sets is called the spectral series. So माइंड में एक चीज याद रखना बेटा, सीरीज मतलब क्या कि इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज के बीच में एक आपको रेंज मिलेगी, दैट रेंज इज कॉल्ड द सीरीज। जैसे जैसे वो सीरीज आगे बढ़ती जाएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिक्रीजेस, जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। देखिए कोई भी सीरीज में, चाहे लाइमन हो, चाहे बामर हो, चाहे पास्टन हो, चाहे आप कुछ फाइंड करें तो उसमें भी ऐसा होता ही है। इसका और एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप टॉर्च लेके दीवार के एकदम नजदीक खड़े हो तो आपको बीच में एकदम ब्राइट स्पॉट दिखेगा। धीरे धीरे आप टॉर्च दूर लेके जाओ तो उसके अराउंड रिंग बनती जाएगी, लेकिन रिंग की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। आपको देखना हो तो चेक कर लेना। दीवार है ना, घर में दीवार है, क्या सर? घर पे दीवार है, दीवार वॉल है ना। हाँ है ना सर, हाँ हाँ। हाँ, और घर में टॉर्च भी होगी। हाँ सर। वो टॉर्च को दीवार के एकदम नजदीक रखना, हाँ सर। हाँ सर। तो आपको बीच में ब्राइट स्पॉट दिखेगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ दिखता सर है। दिखता है। ये टॉर्च धीरे धीरे आप दूर ले जाना, वॉल के परपेंडिकुलर धीरे धीरे दूर ले जाना, हाँ तो जो हाँ राउंड जो है उसकी इंटेंसिटी धीरे बड़ा धीरे हो धीरे जाएगा। कम होती जाएगी। कम हाँ हो वो, जाएगी। हाँ सर। हाँ हाँ, बड़ा हो जाएगा है ना। डॉट। हाँ स्पॉट बड़ा हो हाँ, जाएगा, लेकिन उसके वो डेंस कम हो जाएगा। हाँ, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हाँ सर। उसकी कम हो जाएगी। यस, दैट्स इट। तो वो स्पेक्ट्रम धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, दिस इज द हाँ एग्जाम्पल। सर समझ गए सर। चलो, name the different series obtained in hydrogen spectrum and give the formulas for finding the wave numbers. बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट थियरी है ये, ठीक है, सम्स के लिए। Name the different series obtained in hydrogen spectrum and give the formulas finding the wave number. वेव नंबर मतलब 1 लैम्बडा हमें फाइंड करना है। So in 1885, the first such series was observed by the Swedish school teacher John Jacob Balmer in a visible region. तो जॉन जैकब बामर ने काम किया था विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर, काम किया था। लाइमन था, लाइमन ने काम किया था यूवी रेस पे काम किया था। तो हम लोगों को अभी यहाँ पर पढ़ना है पहले बामर सीरीज के लिए। तो जॉन जैकब बामर इन अ विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच इज शोन इन दिस फिगर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखो ये उसका स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम में देखो अल्फा की लाइन देखो, व्हाइट लाइन ब्रॉड दिख रही है, बीटा की थोड़ी और ब्रॉडनेस कम है, धीरे धीरे कम होती जाती है, आपको दिखेगी, और गैपिंग भी कम होता जाता है। देखो अल्फा बीटा गैमा डेल्टा अप टू इनफाइनाइट। मिली लाइन भाई? Yes, sir. एग्जाम में ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वो ही आपको लिखनी है जो है। Okay, sir. चलो, और अभी सब एमसीक्यू चालू हो रहा है। द लाइन विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 656.3 नैनोमीटर इन अ रेड इज कॉल्ड द एच अल्फा। मतलब रेड लाइट रीजन में जो आपको वेवलेंथ मिलेगी उसकी वेवलेंथ है 656.3 नैनोमीटर, और एल 6563 एंगस्ट्रॉम, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन की अल्फा सीरीज लाइन। फिर 486.1 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइन दैट अपीयर्स इन अ ब्लू ग्रीन रीजन इज कॉल्ड द बीटा, एच बीटा। एच इज स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। चलो, फिर 434.1 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइन दैट अपीयर्स इन अ वायलेट रीजन इज कॉल्ड द गैमा, ठीक है, एंड ऑनवर्ड्स
As the wavelength decreases, the line appears close together and are weaker in the intensity. मतलब इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी. तो बामन ने इसके लिए एक सिंपल सा हम लोगों को दिया है इक्वेशन. ये उसका इक्वेशन है, वेव नंबर का इक्वेशन है. 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर. आर इज कॉल्ड द रीडबर्ग कांस्टेंट. ये भी हम लोग प्रूव करेंगे. 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. अभी आपको समझना है कि सर इसमें अल्फा कैसे मिले, बीटा कैसे मिले, गैमा कैसे मिले. तो ये n की जगह पर आप पहले 3 रखोगे. आप n की जगह पर 3 रखोगे तो आपको मिलेगा पहला सबसे अल्फा, मतलब बामर की अल्फा लाइन मिलेगी. फिर 4 रखोगे तो बीटा मिलेगा. 5 रखोगे तो गैमा. 6 रखोगे तो डेल्टा ऑनवर्ड्स मिलती जाएगी. और इनफाइनाइट रखोगे तो आपको इनफाइनाइट वाली मिलेगी. ठीक है. देखो पहले हम लोग अंदर 3 रखते हैं. R इज कॉल्ड द रीडबर्ग कांस्टेंट. इसकी वैल्यू है. ये वैल्यू हम लोग प्रूव करेंगे बेटा. कैलकुलेटर पे आप चेक करोगे. अभी आपको याद रखना है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर. तो उसका आंसर आता है देखो 656.2 नैनोमीटर. देखो अल्फा की कितनी है, देखो अपनी फ्रीक्वेंसी देखो, मिला भाई ये 656.3 नैनोमीटर. Yes, sir. अब 4 रखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा. देखो अंदर, अभी अंदर 4 रखो. ये इक्वेशन में n की जगह पर अभी आप अंदर 4 रखो. देखो 4 रखा तो सिंप्लीफाई करके आंसर आता है 486.1 नैनोमीटर. मिला भाई. Yes, sir. इनफाइनाइट रखोगे, n की जगह पर अब इनफाइनाइट रखोगे तो आपको आंसर मिलता है 364.6. देखो लास्ट में इनफाइनाइट वाली लाइन देखो 364.6 नैनोमीटर मिली लाइन बेटा यहाँ पर. हाँ सर. तो जनरल बात आपको ये याद रखनी है. देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं नोट करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. मैं यहाँ पर लिखता हूँ. सबसे पहले हमारे आए थे बामर अंकल. बामर ने इक्वेशन लिखा था. मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ फॉर बामर. बामर सीरीज का इक्वेशन है 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेर n इज इक्वल टू 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स. यहाँ पर 2 है ना, तो चालू होगा 3 से. 3 रखोगे तो आपको मिलेगा अल्फा. 4 रखोगे तो मिलेगा बीटा लाइन. 5 रखोगे तो गैमा लाइन ऑनवर्ड्स. फिर बाद में आया था लाइमन सीरीज. तो लाइमन ने यूवी रेज पे काम किया था. उसने इक्वेशन दिया था 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेर n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 है तो चालू कर सकते हो आप 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स. 2 रखोगे तो मिलेगा लाइमन के लिए अल्फा. 3 रखोगे तो लाइमन के लिए बीटा. 4 रखोगे तो लाइमन के लिए गैमा. ठीक है. फिर आया था पास्चन सीरीज. उसने इक्वेशन दिया था r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. तो यहाँ पर 3 है तो रखोगे आप 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स. 4 रखोगे तो पास्चन के लिए अल्फा. 5 रखोगे तो पास्चन के लिए बीटा. और ये गैमा ऑनवर्ड्स. लाइमन, बामर, पास्चन, फिर ब्रैकेट सीरीज. तो उसने भी इंफ्रारेड के लिए काम किया था. पास्चन, ब्रैकेट और फंड तीनों ने इंफ्रारेड पे वर्कआउट किया था. 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. तो यहाँ पर 4 है तो चालू होगा 5, 6, 7 ऑनवर्ड. ये होगा अल्फा, ये बीटा, ये गैमा. फिर फंड सीरीज. तो इसका इक्वेशन था r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. 5 से स्टार्ट होता है यहाँ पर 5, तो 6, 7, 8 ऑनवर्ड्स. तो यहाँ पर अल्फा, इसके लिए बीटा, इसके लिए गैमा. ठीक है भाई. तो Yes, sir. लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट फंड याद जैसे रखना है. लाबापा ब्रैकेट फंड, लाबापा ब्रैकेट फंड, लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट फंड, लाबापा ब्रैकेट फंड. तो लाइमन के लिए 1/1 स्क्वायर आता है. बामर के लिए 1/2 स्क्वायर आता है. पास्चन के लिए 1/3 आता है. ब्रैकेट के लिए 1/4 स्क्वायर एंड फंड के लिए 1/5. ठीक है. सबसे पहला
लाइमन में क्या था बेटा 1/1² माइनस 1/n², बामर में 1/2² माइनस 1/n², पास्टन में 1/3² माइनस 1/n², ब्रैकेट में 1/4² माइनस 1/n² एंड फंड में 1/5² माइनस 1/n²। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। लाइमन ने काम किया था यूवी के ऊपर, ठीक है, बामर ने काम किया था विजिबल के लिए, और ये तीनों ने काम किया था इंफ्रारेड। ये सबके रीजन याद रखना बेटा ये, ठीक है। ओके सर। इक्वेशन याद कर लो, मैं अभी पूछ रहा हूँ सबको भाई। चलो हो गया याद। यस सर। चलो तो मैं હા છેલ્લી બે સિરીઝ જોવાનો તો લર્ન કરવાનું છે ભાઈ, નોટમાં કોપી પેસ્ટ નથી કરી લેવાનો મને, તો ભાઈ નો જોઈને બોલાઈ જાય। नहीं सर, ये नहीं सर। हाँ सर। चलो आयुषी चलो मोबाइल मूकीने जती रही। ऋषभ हाँ सर। સર हाँ હા બોલો। હવે હું એ તો મોબાઈલ મૂકીને જતી રહેલી હતી કશે। શું છે અહીંયા બાજુમાં જ હતો એ મારું પેલું ફોન બંધ થઈ ગયેલો। ઊંઘાઈ જાય એટલે ખાટલા પર બેઠા બેઠા ભણેલો ઊંઘાઈ જવાય। શું છે કઈ પણ કઈ પણ હું ચાલો હવે પાછો નંબર આવશે ત્યારે લકી ડોમાં। ચાલો કૃષભ પાસ્ચન સિરીઝ ઇક્વેશન। પાર્શન સિરીઝ ને પાસ્ચન સર હા 1/λ = r into 1/3² minus 1/n²। ओके चलो फिर पंकज, पंकज है क्या? यस सर। हाँ सर છે ને। आवाज नहीं आवता पंकज से बता आवाज आ जा रहा। पंकज पंकज यस सर। कहाँ चला गया था भाई? नहीं सर यही हूँ। चलो फंड सीरीज का इक्वेशन बताओ बेटा, फंड सीरीज। 1/4² माइनस क्या 1/4² माइनस नहीं बेटा, फंड फंड सीरीज फंड। मैं बोलूं? भूल गया पंकज। यस सर। चलो ओम प्रकाश राय मतलब आदित्य। चलो राज बरा लिया।
सर नहीं मालूम, क्या? नहीं पता। ठीक है, चलो मुर्तुजा, बामर सीरीज का इक्वेशन। यस सर। बामर सीरीज का इक्वेशन। 1 upon lambda is equals to r ब्रैकेट में 1 upon 2 square minus 1 upon n square। ओके, चलो पिनांग, लाइमन सीरीज। Yes, sir. 1 upon lambda is equals to r into bracket 1 upon 1 square minus 1 upon n square. ओके, चलो माधव गहलोत, हाँ सर। ब्रैकेट सीरीज। कही सर ब्रैकेट सीरीज। हाँ सर। ब्रैकेट, सर हाँ। 1 upon lambda equal to r 1 by 4 square minus 1 by n square ब्रैकेट। चलो खुशी, चन्नी वाला, સર બારે બાર જણા છે। બધા ગયા સર ફોન મૂકીને। સર એવું લાગે છે। सर माइक नहीं चल रहा। हाँ मतलब प्रॉब्लम वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, माइक नहीं चल रहा है ना, ये वो ना वो। हाँ, चलो। और भाई एक काम करो ना, सब अपने अपने वीडियो ऑन करो ना भाई, ताकि पता चले कौन ऑन नहीं कर रहा है अभी। करता हूँ सर मैं 1 मिनट। सर वीडियो ऑन करो सर 2 मिनट। 1 જ મિનિટ હા સર। સર બાલોડી ના હું। ના ના ચાલે, મારે ખાલી એ જ જોવું છે, એટલે હમણાં જો તરત હોય ને। ઓકે ઓકે હા સર 1 મિનિટ। हाँ હા સર। चलो मुर्तुजा तो है, कंप्लीट है। अभी किसी का वीडियो भी खराब होगा, हाँ? સર મારો બી જોઈ લો, વિડિયો ચાલુ જ છે। कहाँ है? हाँ वे देखा हो। ओके, देखो अभी यहाँ सबके बोलेंगे सर मेरा वीडियो भी खराब है, ऑडियो भी खराब है, फिर भी सुन रहा है। सब कैमरा बंद है, सब ऑर्केस्ट्रा लगते हैं, माइक वो सब बंद है। देखो जी, आदित्य अभी आया, जब मैं पूछ रहा था तब नहीं था। सर था। तो था तो हाँ ये भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। आज मूड नहीं है। कुछ बीमार है क्या भाई? देख अभी आदित्य जवाब भी नहीं देगा भाई, बहुत अभी बड़ा आदमी बन मेरा गया। माइक ऑफ है। नो सर, मेरे को लगा मेरा माइक ऑन है, मैं बोला लेकिन। तो मैं ऐसा पूछ रहा था कि बामर सीरीज का इक्वेशन क्या है? यस सर। बामर सीरीज का इक्वेशन। समय वीडियो बंद कर दिया હવે। हाँ तू बंद कर ही दे, वांधो नहीं। बीजा जो आयु છે એ બન, माधव गहलोत, पंकज। सर खुशी लेफ्ट। चलो ठीक है भाई, ये इक्वेशन मैं आपको बता के दे देता हूँ, आप जरा लर्न कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर ही आगे का चैप्टर है। हाँ सर। खुशी ज्वाइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो अभी लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज फाउंड इन अल्ट्रावायलेट रीजन, जो मैंने आपको बताया लाइमन सीरीज है फाउंड इन अल्ट्रावायलेट रीजन, उसका इक्वेशन है 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की जगह पर आप 2 रखोगे तो आपको अल्फा लाइन मिलेगी, 3 रखोगे तो बीटा लाइन, 4 रखोगे तो गैमा लाइन आपको मिल सकती है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद ऑनवर्ड्स हम लोग जाते हैं पास्चन सीरीज फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन, उसका इक्वेशन है 1/λ इज इक्वल टू r 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर।
अरे n की जगह पर 4 रखोगे तो अल्फा लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, 5 रखोगे तो बीटा लाइन, 6 रखोगे तो गैमा लाइन। ठीक है, चलो फिर ब्रैकेट सीरीज है, तो ब्रैकेट सीरीज फाउंड इन ऑल्सो इन इंफ्रा रीजन, उसका ये इक्वेशन 1/λ इज इक्वल टू r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अंदर 5 रखोगे तो अल्फा, 6 रखोगे तो बीटा, 7 रखोगे तो गैमा। बाद में फंड सीरीज है, तो फाउंड इन इंफ्रा रीजन, उसका इक्वेशन है 1/λ इज इक्वल टू r 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। 6 रखोगे तो अल्फा, 7 रखोगे तो बीटा, 8 रखोगे तो गैमा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये उसकी बना दी है, जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल अबाउ सीरीज r 1/m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर वेर m इज इक्वल टू n माइनस 1। जाहिर सी बात है ना, n की जगह पर आप 2 रखोगे तो आगे क्या आएगा 1। देखो यहाँ पर नीचे m इज इक्वल टू पहले 1 रखते हो तो लाइमन सीरीज, 2 रखोगे तो बामर, 3 रखोगे तो पास्टन, 4 रखोगे तो ब्रैकेट और 5 रखोगे तो फंड सीरीज। हो गया भाई? यस सर। वही है सर, सिर्फ वो सीरीज याद रखनी है, डायमंड बाय पार्शियल। हाँ, ला बापा ब्रैकेट फंड। फिर नंबर तो 1 2 3 4 सीरीज में ये नंबर भी था। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड 1 2 3 4 5। સર 11th માં હતું કેમિસ્ટ્રી માં યાદ કરી લો ડ્રો કરીને। अभी कुछ नहीं बोल सकते ना भाई अपने क्या? यस सर। चलो, राइट द बामर्स फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपको फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन प्रूव करना है भाई। तो पहले तो आपके पास बामर सीरीज का इक्वेशन तो है ही भाई, ये 1/λ इज इक्वल टू r 1 क्या आएगा बामर सीरीज में, ला बापा, तो बा के जगह पर 2, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि f डेट इज इक्वल टू c/λ। याद है कुछ? हाँ सर। f इज इक्वल टू c/λ। तो यहाँ से मुझे c एज इट इज और 1/λ का ये इक्वेशन रख दूंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, rc 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन। यहाँ पर लिखा है दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर सीरीज। आरसी मतलब रीडबर्ग कांस्टेंट एंड सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ तक सीरीज तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसकी मैं पीडीएफ आपको क्वेश्चन में दे देता हूँ, आप उसको लर्न कर लेना और सीरीज के इक्वेशन याद कर लेना भाई, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ठीक है, लाभ आपा ब्रैकेट फंड ऐसा चालू कर देने का। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। बाय सर। Okay, sir. Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बेटा।